हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में संजीव डेसवर्क का मॉडल पेपर नंबर 4 देखेंगे। क्लास 8 संस्कृत मॉडल पेपर नंबर 4। मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3 और भी संस्कृत के वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो सब ये है मॉडल पेपर नंबर 4। तो अब इसमें सबसे पहले क्या दिए गए हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमारे पास 2.5 घंटे का समय है और पूर्णांक 80 मार्क्स है। और इसमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं, वही सामान्य निर्देश जो सभी जगह आते हैं कि सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र का नामांकन करें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए रिक्त स्थानों में ही लिखें। और प्रश्न संख्या 1 से 8 है जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, यानी ऑप्शन वाले प्रश्न है। और जो ऑप्शन वाले प्रश्न है उसका आंसर उसके सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। तो अब हम देखते हैं, हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं 1 से 8। क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 1, निष्क्रांति पदे प्रयुक्तः उपसर्ग अस्ति, यानी निष्क्रांति पद में कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या होता है, जैसे कि मैंने आगे के मॉडल पेपर में भी बताया था, उपसर्ग क्या होता है, ऐसा शब्द जो किसी पद या शब्द के आगे प्रयुक्त होकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या है, क, नी, ख, निस, ग, निर और घ, क्रम। तो इसमें क्या हो जाएगा, निस उपसर्ग। निष्क्रांति में कौन सा उपसर्ग लगाया है, निस उपसर्ग लगाया हुआ है। अब हमारी प्रश्न संख्या 2 है, पुत्री अस्ति चेत हंतव्या रेखांकित पदे प्रयुक्तः प्रत्यय अस्ति, यानी अब ये जो पुत्री अस्ति चेत हंतव्या है, इसमें रेखांकित पद यानी रेखांकित पद, अब कौन सा है रेखांकित पद, रेखांकित पद है हंतव्या। इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है। अब प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, 4 ऑप्शन है, कौन कौन से, क, यथ, ख, लप्य, ग, तरप और घ, तव्यत। अब इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर हो जाएगा घ, तव्यत, क्योंकि इसके अंदर पीछे तव्य दिया गया है, तव्या। तो जहाँ पे भी तव्या होता है वहां पे तव्यत प्रत्यय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ, तव्यत। अब प्रश्न संख्या 3 है, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, यानी इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। अब अगेन अव्यय, अव्यय क्या होता है, ऐसा शब्द जो किसी भी वचन, पुरुष और विभक्ति के अनुसार चेंज नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। यानी अव्यय शब्द के ऊपर किसी की भी वचन, पुरुष, विभक्ति, किसी का भी कोई भी असर नहीं होता है। तो अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, क, सदा, ख, स्वामिनः, ग, गुहा, घ, ऐसा। अब इसके अंदर कौन सा अव्यय है, इसमें है सदा। कौन सा अव्यय है, सदा। अव्यय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी मेरे चैनल पर वीडियो बनाया गया है, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। अब हमारी प्रश्न संख्या 4 है, भारत देशे पीयूष तुल्यम जलम अस्ति, यानी भारत देश में पीने योग्य जल है। अब किसका जल पीने योग्य है भारत देश में, क, सागराणाम, सागरों का, ख, कूपानाम, कुओं का, ग, नदीनाम, नदियों का, या फिर घ, ग्रहाणाम, घरों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, नदी नाम। क्या आंसर हो जाएगा, ग, नदी नाम, नदियों का। अब हमारी प्रश्न संख्या 5 है, मानवानाम आवश्यकता परिवर्तते, यानी मानव की आवश्यकताएं परिवर्तित होती है। मानव की आवश्यकताएं कब परिवर्तित होती है, क, काल परिवर्तनेन सह, काल के परिवर्तन के साथ यानी समय के परिवर्तन के साथ, ख, पराक्रमेण सह, पराक्रम के साथ, ग, युद्धेन सह, युद्ध के साथ, या फिर घ, विचारेण सह, विचारों के साथ। तो मानव की आवश्यकता कब परिवर्तित होती है, काल परिवर्तनेन सह। इसका आंसर हो जाएगा क, यानी समय के साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है। अब हमारी प्रश्न संख्या 6 है, सदा पर्वणामुत्सवानाम धरेयम, अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है। अब सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क, धरा, ख, सदा, ग, इयम, या फिर घ, पर्वणाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, इयम। प्रश्न संख्या 7 है, विष्णु शर्मा महोदयेन रचित ग्रंथ अस्ति, यानी विष्णु शर्मा महोदय द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है।
हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क हितोपदेशः, ख पंचतंत्रम, ग मनुस्मृति या फिर घ रघुवंशम। तो विष्णु शर्मा महोदय द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ख पंचतंत्रम। अब हमारी प्रश्न संख्या 8 है, खाली जगह वाणी न कदापि में श्रुता, यानी खाली जगह इसकी वाणी हमने कभी नहीं सुनी, तो किसकी वाणी नहीं सुनी? क खगस्य पक्षियों की, ख श्रृंगालस्य श्रृंगाल की, ग सिंहस्य सिंह की या फिर घ बिलस्य गुफा की। तो हमने किसकी वाणी नहीं सुनी? बिलस्य यानी गुफा की। गुफा कभी बोलती है क्या? नहीं। तो बिलस से वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा की वाणी हमने कभी नहीं सुनी। तो हम वापस एक बार इसके आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन वालों के फर्स्ट में आ जाएगा ख, सेकंड में घ, थर्ड में क, फोर्थ में ग, फिफ्थ में क, सिक्स में ग, सेवेंथ में ख और एट्थ में घ। अब हमारी प्रश्न संख्या 9 है, विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत, यानी विशेषण और विशेष्य का मेल करो। हमें नीचे 4 विशेषण शब्द और विशेष्य शब्द दिए गए हैं, हम उन दोनों का मेल करना है। अब विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे सफेद फूल, अब इसके अंदर जो सफेद है वो विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण शब्द। और जो फूल है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये फूल है जो सफेद है, तो ये हो गया विशेष्य शब्द। तो इसी तरह हमें नीचे कुछ विशेषण और विशेष्य शब्द दिए गए हैं, उनका हमें मिलान करना है। अब विशेषण विशेषण शब्द में है क सुकुमारा, विशेष्य है जगती, विशेषण है सहजा, विशेष्य संसारे, विशेषण विश्वस्मिन, विशेष्य प्रकृति, विशेषण समस्ते और विशेष्य है भारत जनता। अब हमें इनका मेल करना है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन जगति और समस्ते संसारे। अब हमारी प्रश्न संख्या 10 है, अधोलिखितानां पदानां संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी नीचे दिए गए पदों का संधि दी गई है तो संधि विच्छेद करो, और अगर संधि विच्छेद दिया गया है तो संधि बनाकर लिखो। तो यहाँ पे 2 है, फर्स्ट है अत्र प्लस एव और सेकंड है को भूत। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं अत्र प्लस एव का संधि। अत्र प्लस एव का संधि हो जाएगा अत्रेव, और को भूत का संधि विच्छेद हो जाएगा कह प्लस अभूत, यानी को भूत। अब हमारी प्रश्न संख्या 11 है, रेखांकित पद माधृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो नीचे रेखांकित पद दिए गए हैं उनको आधार बनाकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है? पथि पाषाणाम विष्मः प्रखरा। अब इसके अंदर रेखांकित पद क्या है? पाषाणाम। तो हम पाषाणाम को आधार बनाकर इसका प्रश्न का निर्माण करना है। अब पाषाणाम है तो ये पाषाण यानी अ का साउंड आ रहा है, तो ये राम के अनुसार चलेगा, तो जो राम का शब्द रूप होता है उसके अनुसार चलेगा। तो रामः रामौ रामः, तो पाषाणः पाषाणौ पाषाणः, तो इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा गया है, तो इसमें हम किम शब्द रूप का पुल्लिंग के अनुसार प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगाएंगे, यानी क कौ के, तो यहाँ पे आ जाएगा के। तो इसका आंसर हो जाएगा पथि के विष्मा प्रखरा। सेकंड है अंबिका क्रोड़े उपविशति, तो इसमें आ जाएगा कहाँ बैठी थी अंबिका? क्रोड़े यानी गोद में, तो इसका आ जाएगा कुत्र, अंबिका कुत्र उपविशति। तो इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट बनेगा पतिका के विष्मा प्रखरा और सेकंड होगा अंबिका कुत्र उपविशति। अब हमारी प्रश्न संख्या 12 है, तस्याः स्वीकीयम् अध्ययनम् अपि सदैव प्रचलति, अत्र रेखांकित पदयोः विशेषणं विशेष्य पदम च पृथक् कुरुत, यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें रेखांकित पद क्या है? स्वकीयम अध्ययनम, इसका विशेषण और विशेष्य पद अलग अलग करना है। अब विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बता रहा है, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो स्वकीयम यानी अपना, और अध्ययनम यानी अध्ययन करना, तो इसमें विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? स्वकीयम, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि वह अपना अध्ययन कर रही है, और विशेषण पद हो जाएगा अध्ययनम। तो इसके आंसर में विशेषण पद हो जाएगा स्वकीयम और विशेष्य पद हो जाएगा अध्ययनम। अब हमारी प्रश्न संख्या 13 है, कोष्टकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक में जो पद दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उसका उचित विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब सबसे पहला सेंटेंस है, अहम द्वितीयम खाली जगह प्रतियश्यामि। अब हमें कोष्टक में दिया गया है बिल, यानी अब हमें बिल शब्द रूप की
विभक्ति का प्रयोग करना है। तो बिल है, अब उसकी शब्द रूप क्या बनेगा? जैसे अ का साउंड है तो राम शब्द रूप के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि ये अकारांत शब्द रूप हो गया है। तो जहाँ पे प्रति आता है वहां पे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बिल शब्द रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? रामः रामौ रामा रामम। तो यहाँ पे हो जाएगा बिलम। तो इसका आंसर हो जाएगा बिलम। अहम द्वितीयम बिलम प्रति यास्यामि। अब सेकंड है खाली जगह नमः और कोष्टक में दिया गया है गुरु। तो जहाँ पे नमः आता है वहां पे हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे गुरु शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी गुरुवे। तो यहाँ पे आ जाएगा गुरुवे नमः। थर्ड है शिक्षिकः खाली जगह क्रुध्यति और हमें कोष्टक में दिया गया है छात्र, यानी जो शिक्षक है वो क्रोध करता है। किस पर क्रोध करता है? छात्र पर क्रोध करता है। तो जहाँ पे क्रुद्ध धातु आती है वहां पे हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो राम शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन, क्योंकि ये छात्र है, अकारांत है तो राम के अकॉर्डिंग चलेगा। तो राम रामो रामा रामम रामो रामान रामे रम्यम रामे रामाय। तो यहाँ पे आ जाएगा छात्राय। तो शिक्षक छात्राय क्रुध्यति। अब फोर्थ है वृद्ध खाली जगह काण अस्ति और यहाँ पे दिया गया है नेत्र, यानी जो वृद्ध है वो काणा है, यानी उसके एक नेत्र नहीं है। वो किससे काणा है? नेत्रों से। तो यहाँ पे से आया है, तो से के लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? इसके लिए हमें कारक पता होने चाहिए। अगर आपको कारक पता नहीं है तो कारक से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो कर्तानी कर्म को करण से, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति आएगी। तो यहाँ पे नेत्र है तो जो राम शब्द के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि ये अकारांत है। तो राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण। तो यहाँ पे आ जाएगा नेत्रेण। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा वृद्ध नेत्रेण काण अस्ति, यानी जो वृद्ध है वो आंखों से काणा है। तो हम वापस देख लेते हैं हमें खाली जगह में क्या आएगा। फर्स्ट में आएगा बिलम, सेकंड में गुरवे, थर्ड में छात्राय और फोर्थ में नेत्रेण। अब हमारी प्रश्न संख्या 14 है उचितानि क्रियापदानि मंजुषातः चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी नीचे जो क्रियापद दिए गए हैं उन्हें उचित रिक्त स्थान में लिखिए। कौन कौन से क्रियापद है? फर्स्ट है आसन, सेकंड यास्यामि, थर्ड नश्यति, फोर्थ कुर्वन्ति और फिफ्थ वदति। तो फर्स्ट सेंटेंस है सर्वे तस्या स्वागतम। अब खाली जगह, तो यहाँ पे क्या जाएगा? सभी उसका स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। तो फर्स्ट खाली जगह में आ जाएगा कुर्वन्ति, सर्वे तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सेकंड लुब्धस्य यश खाली जगह, तो लोभ करने वाले का यश क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा नश्यति, लुब्धस्य यशः नश्यति। थर्ड अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि। फोर्थ पुरा ते बहु प्रतितः, यहाँ पे आ जाएगा आसन। अब हम एक बार वापस देख लेते हैं। फर्स्ट खाली जगह में आ जाएगा कुर्वन्ति, सेकंड में नश्यति, थर्ड में यास्यामि और फोर्थ में आसन। अब हमारी प्रश्न संख्या 15 है मंजुषातः उचितानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी नीचे जो संज्ञा पद दिए गए हैं उनको उचित रिक्त स्थान में लिखो। पहले तो था क्रियापद को लिखो, अब है संज्ञा पद को लिखो। फर्स्ट है भगिन्यः, सेकंड गजधरा, थर्ड गीते, फोर्थ राज्यानी और फिफ्थ है नगरानी। अब हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से इन चारों सेंटेंस में 4 वर्ड आएंगे और एक नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कौन सा कहाँ आएगा। फर्स्ट है खाली जगह वास्तुकारः आसन। अब वास्तुकार कौन था? गजधरा। तो फर्स्ट में आ जाएगा गजधरः वास्तुकारः आसन। सेकंड अस्माकम देशे नवविंशति खाली जगह संति, हमारे देश में 29 है। क्या है हमारे देश में 29? राज्यानी, राज्य है। तो हो जाएगा अस्माकम देशे नवविंशति राज्यानी संति। थर्ड इमा सप्त खाली जगह संति, यह 7 है। ये 7 क्या है? भगिन्यः, यानी बहने। तो थर्ड में आ जाएगा भगिन्यः, इमः सप्त भगिन्यः संति, ये 7 बहनें हैं। फोर्थ मम खाली जगह मुग्धम सम जगत। अब इसके अंदर 2 है, गीते और नगराणी। अब इसमें से क्या आएगा? मेरा मधुर है। क्या है मधुर? गीत या नगर? गीत मधुर है। तो यहाँ पे आ जाएगा गीते, मम गीते मधुरम सम जगत। अब हम वापस इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा गजधरा, सेकंड में राज्यानी, थर्ड में भगिन्यः और फोर्थ में गीते। अब हमारी प्रश्न संख्या 16 है प्रश्न पत्र अतिरिक्तात् स्वपाठ्य पुस्तकस्य 2 श्लोको लिखित, यानी इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आए गए हैं उनके अलावा अपनी पाठ्य पुस्तक से श्लोक लिखने हैं। मुझे एक बार कमेंट में पूछा गया था कि हम हमारी 7th क्लास की बुक में से कोई भी श्लोक लिख सकते हैं क्या? तो उसका आंसर होगा नहीं। आपको आपकी 8th क्लास की बुक में से ही कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर में नहीं आए गए हैं। तो अब हम 2 श्लोक देख लेते हैं। फर्स्ट है
विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठति वायसः। और सेकंड है पुष्प पत्र फल छायाम मूल वल्लकल दारुभि धन्या महिरुधा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन। इन श्लोकों के अलावा अगर आपको कोई और दो श्लोक याद है जो आपकी बुक में से ही है पर इस पेपर में नहीं आए हुए हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारी प्रश्न संख्या 16। अब हमारी प्रश्न संख्या 17 है कह स्तंभे दत्तम श्लोकांशान ख स्तंभ सह मेलनम कुरुत। यानी हमें दो स्तंभ दिए गए हैं, दो पार्ट दिए गए हैं क और ख, ए और बी। हमें श्लोक के आधे आधे पार्ट दिए गए हैं, आधा पार्ट ए में है और आधा पार्ट बी में है। हमें उन दोनों का मेल करना है। तो क स्तंभ में क्या क्या दिया गया है? पथि पाषाणः हिंस्रा प्रशवः सुदुष्करम खलु और जगहि भीतिम। और ख स्तंभ में दिया गया है यद्यपि गमनम विषमः प्रखरा भज भज शक्तिम परितो घोरा। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कि कौन सा किसका मेल होगा। तो सबसे पहला है पथि पाषाण विषमा प्रखरा, सेकंड हिंस्रा प्रशवः परितो घोरः, थर्ड है सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और फोर्थ है जिहि भीति भज भज शक्ति। तो ये तो हो गई हमारी प्रश्न संख्या 17। अब हमारी प्रश्न संख्या 18 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें पूरे वाक्य में लिखना है। अब पहला प्रश्न क्या है? वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। इसका अर्थ है वृक्षों की कटाई कैसे कम हो सकती है। तो इसका आंसर होगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। यानी कंप्यूटर के या डिजिटल के अधिकाधिक प्रयोग से हम वृक्षों की कटाई को कम कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड प्रश्न है चंचलेन वने किम कृतम। यानी जो चंचल था वो वन में क्या कर रहा था। इसका आंसर है चंचलेन वने जालम विस्तारितम। जो चंचल नाम का जो शिकारी था वह वन में जाल फैला रहा था। अब थर्ड है राकेशस्य कार्यालय का निश्चितता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई। तो क्या निश्चित हुई थी राकेश के कार्यालय में? राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चितता। यानी राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित की गई थी। गोष्ठी यानी जब सब लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं उसे हम गोष्ठी कहते हैं। अब फोर्थ है वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते। यानी बांस की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका आंसर है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग प्राय आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। यानी जो बांस के वृक्ष है उससे बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग प्राय वस्त्र बनाने में और भवन के निर्माण के कार्य में किया जाता है। अब हमारी प्रश्न संख्या 19 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। फर्स्ट है मधुमक्षिका किम जयंती। यानी मधुमक्खी क्या देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माधुर्यम। मधुमक्षिका माधुर्यम जयंती। मधुमक्षिका जो मधुमक्खी है वह शहद देती है। नेक्स्ट सतत किम करणीयम। हमेशा क्या करना चाहिए। इसका आंसर है ध्येयम स्मरणम। यानी सतत ध्येयम स्मरणम, हमेशा ध्यान करना चाहिए। थर्ड कीदृशम कर्म समाचरित। कैसा कार्य अच्छा है, उचित है या समाचरित है। तो यह है मन पूतम यानी मन से किया गया कार्य। तो मन पूतम कार्यम समाचरित। अब फोर्थ है व्यसनी न किम न नश्यति। जो लालच करता है वह किसका नाश करता है। तो जो लालच करता है किसका नाश करता है? विद्या फलम का। तो व्यसनी न विद्या फलम नाश्यति। अब हमारी प्रश्न संख्या 20 है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि प्रच्युत चत्वारि वाक्यानि रचयतु। यानी जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनको प्रयोग में लेते हुए और जो नीचे चित्र दिया गया है उसको देखते हुए हमें 4 वाक्य बनाने हैं। या तो हमें ये करना है अथवा मंजुषाया लिखितानाम शब्दानाम साहाय्येन कथाम लिखित। या नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें कथा लिखनी है। अब नीचे जो चित्र दिया गया है उससे हमें क्या पता चल रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट दी गई है और रोड बताई गई है और वहाँ पे बहुत सारे कार है वो चल रही है। यानी हमें ट्रैफिक लाइट्स के बारे में 4 वाक्य लिखने हैं। तो अब जो शब्द दिए गए वो कौन कौन से हैं? वर्ण विद्युत स्तंभः राजमार्गम स्वस्य पंक्तौ आवागमनस्य रक्तवर्ण हरितवर्ण और अग्रे। ये हमें शब्द दिए गए हैं। इनको यूज करते हुए हमें 4 वाक्य लिखने हैं। तो अब देखते हैं हम 4 सेंटेंस कौन कौन से होंगे। फर्स्ट है इदम चित्रम राजमार्गे
चतुष्पदस्य वर्तते, यानी यह चित्र राजमार्ग के चतुष्पद का है, यानी राजमार्ग की जो हाईवे लाइन है वहाँ का है। सेकंड लाइन है चित्रे वर्ण विद्युत स्तंभ राजमार्गस्य दृश्यते, यानी चित्र में एक रंगीन बिजली का खंभा और हाईवे दिखाया गया है। थर्ड है रक्तवर्ण अग्रे गमनात् निषेध्यति, यानी लाल रंग के आगे जाना निषेध है। और फोर्थ है हरित वर्णस्य चिन्हानुसारेण अग्रे गंतव्यम, हरे रंग के चिन्ह के अनुसार हम आगे जा सकते हैं, यानी जो ट्रैफिक लाइट के रूल्स है उसके बारे में हमें बताया गया है। तो इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग करके कोई सी भी 4 लाइन बना सकते हैं। अब इसी के यत्वा में दिया गया है मंजूषायाम लिखितानाम शब्दानाम साहाय्येन कथाम लिखत, यानी नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कथा को हमें पूरा करना है, कथा वापस लिखनी है। जो हमें नीचे खाली जगह दी गई है वहाँ पे इन शब्दों से इस कथा को पूरा करना है और नीचे आंसर में वापस लिखना है। तो या तो हमें 4 सेंटेंस बनाने हैं या फिर इस कथा को पूरा करना है। तो अब हम देखते हैं हम इस कथा को पूरा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम शब्द देख लेते हैं कौन कौन से शब्द है। काकः, उपायम, प्रशस्त खंडान, जलार्थम, घटम, संतोषः, स्वल्पम और पिबति, ये हमें शब्द दिए गए हैं। कहानी है एकः खाली जगह अस्ति, एक था, क्या था, कौवा, तो यहाँ पे आ जाएगा काकः, एकः काकः अस्ति, एक कौवा था। सह बहु तृप्ति, वह बहुत प्यासा था। सह खाली जगह भ्रमति, वह घूम रहा था, क्यों घूम रहा था, यहाँ पे आ जाएगा जलार्थम, जल के लिए। सह जलार्थम भ्रमति, वह जल के लिए घूम रहा था। तदा ग्रीष्म कालः कुत्रापि जलम नास्ति, तब ग्रीष्म काल था, यानी गर्मियों का काल था और कहीं पर भी जल नहीं था। काकः बहु दूरम गच्छति, कौवा बहुत दूर तक गया। तत्र स एकम खाली जगह पश्यति, तब वहां उसने एक देखा। अब उसने क्या देखा, घटम, तो यहाँ पे आ जाएगा घटम। तत्र स एकम घटम पश्यति, तब उसने वहां एक घड़ा देखा। काकस्य अतीव खाली जगह भवती, तो कौवा बहुत क्या हुआ, संतोष, कौवा बहुत संतोष हुआ, तो इसमें आ जाएगा संतोष। अब आगे है किंतु घटे खाली जगह एव जलम अस्ति, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्वल्पम, यानी बहुत कम। किंतु घड़े में स्वल्पम एव जलम अस्ति, किंतु घड़े में क्या था, जल बहुत कम था। जलम कथम पिबामी, जल कैसे पीऊं, इति काक चिंतयति, यह कौवे ने सोचा। सह एकम खाली जगह करोति, अब फिर उसने क्या किया, उसने एक उपाय किया, तो इसमें आ जाएगा उपायम। सह एकम उपायम करोति, खाली जगह आनयति, आनयति यानी लेकर आया, क्या लेकर आया, प्रशस्त खंडान, यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। प्रशस्त खंडान आनयति, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लाया। घटे पूर्यति, यानी घड़े में डाला। जलम ऊपरी आगच्छति, जल ऊपर आ गया। काकः संतोषेण जलम खाली जगह, अब इसमें क्या आ जाएगा, फिर काक ने क्या किया, संतोष से जल पिया, तो यहाँ पे आ जाएगा पिबती। काकः संतोषेण जलम पिबती तथा गच्छति, फिर वह वहां से चला गया। तो इस तरह हम इन शब्दों को इस खाली जगह में फिल करके इसको पूरा कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको वापस नीचे आंसर में लिखना है। तो ये तो हो गई हमारी प्रश्न संख्या 20। अब हमारी प्रश्न संख्या 21 है अधोलिखितानां वाक्यानां घटनाक्रमानुसारेण क्रमायोजितं कुरुत, यानी नीचे दिए गए वाक्य को घटनाक्रम के अनुसार हमें लिखना है। हमें कोई घटना का वर्णन दिया गया है, उसे हमें लाइन से लिखना है। तो कौन कौन से सेंटेंस है, क सावित्री अनेका संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, यानी सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल से संचालित किया। सेकंड लाइन है सावित्र्या मनसी अध्ययनाभिलाषा उत्साहनम प्राप्तवती, यानी सावित्री को मन से अध्ययन की अभिलाषा और उत्साह प्राप्त हुई। थर्ड, तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्ताम, उसके माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। फोर्थ, असाध्य रोगेण ग्रस्ता सा 1897 तमे वर्षे दिवंगिता, यानी असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 वर्ष में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। तो कौन से रोग से पीड़ित थी वह, प्लेग रोग से। फिफ्थ है महाराष्ट्रस्य नायगाव नामनी स्थाने सावित्री अजात, यानी महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। अब नेक्स्ट है नववर्ष देशीया स ज्योतिबा फुले महोदयन
परिणीता, यानी उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ। नेक्स्ट, सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। सह स्त्रियायाः प्रबल समर्थक आसीत्, वह स्त्रियों की प्रबल समर्थक थी। तो ये तो हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, घटना क्रम के अनुसार हमें इन्हें समायोजित करना है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला आएगा महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत, यानी महाराष्ट्र के नायगांव स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्ताम, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदय ने परिणीता, उनका विवाह ज्योतिबा महोदय फुले के साथ हुआ। सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्, वह स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। सावित्रिया मनसी अध्ययनाभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, सावित्री को मन से अध्ययन की अभिलाषा प्राप्त हुई। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोध अकरोत्, और लास्ट में आ जाएगा सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। अब हमारी प्रश्न संख्या 22 है, अधोलिखितेषु द्वय श्लोकयो भावार्थम हिंदी भाषायाम लिखित, यानी नीचे हमें 3 श्लोक दिए गए हैं, उनमें से किसी 2 श्लोक का अर्थ हमें हिंदी भाषा में लिखना है। अब श्लोक कौन कौन से हैं उनका हम बारी बारी से अर्थ देख लेते हैं। तो फर्स्ट श्लोक है, जहि भीति भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तिम कुरु कुरु सतम ध्येयम स्मरणम सदैव पूर्तो निदेही चरणम। तो अब हम सबसे पहले इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, कवि भय को त्यागने, राष्ट्र प्रेम रखने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि भय को छोड़ो, शक्ति का सेवन करो तथा राष्ट्र में प्रेम रखो, निरंतर अपने उद्देश्य का स्मरण करो, हमेशा आगे ही पैर रखो अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। अब हमारा नेक्स्ट श्लोक है, दृष्टिपूतम नश्येत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद वाचम मनःपूतम समाचरेत। इस श्लोक का अर्थ है, प्रस्तुत श्लोक में नीतिगत व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि आंखों से अच्छी प्रकार से देखकर ही आगे पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छना हुआ अर्थात शुद्ध किया हुआ पानी ही पीना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए तथा मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रहित आचरण ही करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्य समुद्र मात्साद्य भवन्त्य पेया। इस श्लोक का अर्थ है, प्रस्तुत श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार उत्पन्न होते समय नदी का जल मीठा एवं पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वही जल खारा एवं पीने योग्य नहीं होता है, उसी प्रकार गुण भी गुणवान में ही सद्गुण के रूप लेते हैं, किंतु वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संगति के अनुसार ही गुण दोष बनते हैं। यानी जैसे जब जल उत्पन्न होता है नदी में होता है तो वह मीठा होता है, परंतु जब वह नदी समुद्र में मिल जाती है तो वह जल खारा हो जाता है। इसी प्रकार जब गुण गुणवान व्यक्ति में होते हैं तो वह अच्छे होते हैं, और यही अगर गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वह दोष बन जाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि संगति के अनुसार ही गुण दोष बनते हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रश्न संख्या 22। अब हमारी प्रश्न संख्या 23 है, सावित्रीबाई फुले अथवा कह रक्षति कह रक्षित पाठसारम हिंदी भाषायाम लिखित। तो या तो आपको आपके बुक का सावित्रीबाई फुले या फिर कह रक्षति कह रक्षित पाठ का हिंदी भाषा में सार लिखना है। इन दोनों पाठ का सार मेरे चैनल पर बनाया गया है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप यह वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं। अब हमारी प्रश्न संख्या 24 है, मंजुषातः पदानि चित्वा पुस्तकालय विषयोपरि अष्टवाक्यानि रचित। यानी नीचे दिए गए जो पद है उनका प्रयोग करके हमें पुस्तकालय पर 8 वाक्य लिखने हैं। अथवा रिक्त स्थानानि पूरित्वा प्रार्थना पत्रम लिखित, या फिर रिक्त स्थान को पूरा करते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है। ये दोनों ही प्रश्न हमारे 8 नंबर के हैं। क्या क्या है, या तो हमें नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके पुस्तकालय पर 8 वाक्य लिखने हैं या फिर प्रार्थना पत्र पूरा करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुस्तकालय पर 8 वाक्य। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकालनाय महत्वपूर्णम स्थानम वर्तते। यानी मानव के बौद्धिक विकास के लिए और ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान है। सेकंड, अस्माकं ग्रामे एकः पुस्तकालयः वर्तते, हमारे गांव में एक पुस्तकालय है। थर्ड,
अस्मिन् पुस्तकालये जना दैनिक समाचार पत्राणि पठितुम् अपि आगच्छन्ति। इस पुस्तकालय में लोग दैनिक समाचार पत्र पढ़ने के लिए भी आते हैं। फोर्थ, अस्य पुस्तकालयस्य भवनं विशालं रमणीयश्च वर्तते। इस पुस्तकालय का भवन विशाल यानी बड़ा और सुंदर है। फिफ्थ, अस्य समीपे एक वाचनालय वर्तते। इसके समीप में एक वाचनालय है। अब हमारी 6th लाइन है, यत्र बहवः जना छात्रा युवश्च प्रतिदिनम आगत्य स्वाध्यायं कुर्वन्ति। यहाँ बहुत से लोग, छात्र और युवा आके प्रतिदिन अपना अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, अस्य पुस्तकालयस्य सर्वे जनाः प्रशंसां कुर्वन्ति। इस पुस्तकालय की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। और हमारी लास्ट लाइन है, अस्मिन् पुस्तकालय विविध विषयाणां पुस्तकानि सन्ति। इस पुस्तकालय में विविध विषयों की पुस्तकें हैं। तो ये तो हो गया पुस्तकालय पर 8 वाक्य। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं, जो अथवा में पूछा गया है कि रिक्त स्थान को पूरा करके हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। अब कौन कौन से शब्द दिए गए हैं हमें? प्रदायः, ग्रहीतुम, भवदाज्ञाकारी, आवश्यकता, महाम, निवेदनम, भरतपुरम और प्राप्तुम। ये हमें शब्द दिए गए हैं। इसको देखते हुए हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सेवायाम यानी सेवा में। श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जगह का नाम। तो इसमें जगह का नाम क्या दिया गया है? भरतपुरम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? भरतपुरम यानी भरतपुर। अब फिर है विषय। अब विषय क्या है? चरित्र प्रमाण पत्रम खाली जगह प्रार्थना पत्रम, यानी चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा चरित्र प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम, यानी चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। फिर है महोदया, महोदय, सविनयम। तो यहाँ फिर उसके बाद क्या आएगा? निवेदन है। तो यहाँ पे आ जाएगा निवेदनम। तो सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है यत् कि अहम संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगितायां भागम खाली जगह इच्छामि। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रहीतुम। अहम संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगितायां भागम ग्रहीतुम इच्छामि। मैं संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा रखता हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति यत्, इसलिए प्रार्थना है कि खाली जगह चरित्र प्रमाण पत्रम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? महम यानी मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की। तो देने की को क्या कहेंगे हम? प्रदाय। चरित्र प्रमाण पत्रम प्रदाय अनुग्रहिष्यन्ति भवन्तः। आप मुझे अनुग्रहित करें, यानी अतः प्रार्थना अस्ति यत् मां चरित्र प्रमाण पत्रम प्रदाय अनुग्रहिष्यन्ति भवन्तः, यानी हम मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें या चरित्र प्रमाण पत्र देकर अनुग्रहित करें। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? भवदा आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य कमलेश, कक्षा 8वीं। तो इस तरह हम इन खाली जगह में इन शब्दों को रखकर इसको पूरा कर सकते हैं। और फिर पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो नीचे हमें आंसर में एक जगह दी हुई होती है, वहाँ पे हमें वापस लिखनी होती है। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न संख्या 24। अब हमारा इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। इस प्रश्न में हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, हमें वो रीड करना है और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर उनका आंसर देना है। तो पैराग्राफ क्या है? गजदर इति सुंदर शब्द तड़ंग निर्माण त्रंता सादरम स्मरणार्थम, यानी जो गजदर, ये जो सुंदर शब्द है, वह तालाब निर्माण करने वालों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द अभी भी प्रचलित है। क गजधर, कौन गजधर? अब गजधर कौन होता है? यह गज परिमाणम धार्यति स गजधर, जो गज परिमाण धारण करता है वो गजधर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाण मापन कार्य के लिए भी उपयोग में प्रयुक्त किया जाता है, यानी जो घर बनाते हैं उन्हें हम गजदर कहते हैं, और उसके लिए जो वो गज परिमाण धारण करते हैं उन्हें हम गजदर कहते हैं। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोहयष्टि हस्ते गृहीत्वा चलंत गजदरा इदानीं शिल्प रूपेण नेव समादृता सन्ति।
समाज में 3 हाथ वाली लोहे की छड़ को लेकर चलने वाले गजदर को अब समाज में कारीगर का सम्मान प्राप्त नहीं होता है। गजदर यह समाजस्य गांभीर्यमाप्येन इत्यस्मिन् रूपे परिचित। अर्थात गजदर के रूप में निमंत्रण जो समाज की गंभीरता को मापता है। तो ये हमें पैराग्राफ दिया गया है, इसके नीचे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका आंसर लिखना है। तो क्या दिया गया है, उपयुक्तम गद्यांशम पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, यानी उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट प्रश्न है, गजदर इति शब्द केसाम सादरम स्मरणार्थकम, यानी गजदर जो शब्द है वह किसका सादर स्मरण कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गजदर इति शब्द तड़ांग निर्माण रदाम सादरम स्मरणार्थम, यानी जो गजदर है वह तालाब बनाने वाले, घर बनाने वालों का हमें स्मरण कराता है। अब हमारी सेकंड प्रश्न है, गज परिमाणम कस्मिन कार्ये उपयुज्यते, जो गज परिमाण होता है वह किस कार्य में प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका आंसर है गज परिमाण मापन कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, गज परिमाणम मापन कार्य उपयुज्यते। ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। अब हमारी प्रश्न संख्या 3 है, गजदरा इदानीम केन रूपेण नेव समादृता संति, गजदर किस रूप में समादृत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा गजदरा इदानीम शिल्प रूपेण नेव समादृता संति, यानी गजदर को शिल्प रूपेण के रूप में समान दृष्टि से नहीं देखा जाता है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, कह गजदरा, कौन गजदर। तो इसका आंसर हो जाएगा यह गज परिमाणम धार्यति सह गजदर, जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजदर है। तो ये तो हो गया हमारा संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 4। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं। वहाँ पे संस्कृत के मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3 तीनों बनाए गए हैं। और भी संस्कृत ग्रामर के वीडियोस बनाए गए हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।